Hello everyone and welcome to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. So I am here with another video, and in this video we will discuss finite and non-finite verbs. We have discussed verbs earlier in our last video. If you have not checked that, please go and check that. That is very informative video, and in this video we will learn about what are finite verbs, what are non-finite verbs, and how can we recognize them. So without much delay, let's start. First of all, let's discuss about finite verb. Finite verbs क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है. फाइनाइट का मीनिंग होता है लिमिटेड, यानी कि उसमें लिमिट्स अप्लाई होते हैं. तो जो फाइनाइट वर्ब होते हैं, इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब भी यही होता है कि वो वर्ब्स जो कि एक लिमिट के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि जितने भी फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनको टेंसेस के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ता है. और डिफरेंट रूल्स हैं, जैसे कि सब्जेक्ट की क्या नंबर है, क्या मूड है, किस हिसाब से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस सब को यूज करते हुए हमें इन वर्ब का यूज करना पड़ता है. तो वो सारे वर्ब्स, एक्चुअली दुनिया के सारे वर्ब्स, जितने भी वर्ब्स हम जानते हैं वो सभी फाइनाइट वर्ब होते ही हैं. अब नॉन फाइनाइट कहाँ से आया? फिर अगर सारे ही वर्ब फाइनाइट है तो नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स में वो सारे वर्ब होंगे हमारे जिसको कि हमने वर्ब होते हुए भी पार्टली किसी और तरीके से यूज किया है. अभी लेसन में जो हम नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ बढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी और आपको ये समझ भी आ जाएगा कि हम इनको कैसे पहचान सकते हैं. तो पहले बात कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब्स की. Finite verbs are those verbs that agree with the tense, subject and number of the subject in a sentence. तो finite verbs वो सारी verbs जो कि हम जानते हैं, चाहे वो हमारी मेन वर्ब हो या फिर वो हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन जब वो रूल्स के अकॉर्डिंग यानी टेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग किसी सेंटेंस के अंदर आती हैं तो उन सभी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. अब इनकी क्या लिमिट हुई कि जब भी कोई टेंस होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये किस टेंस के बारे में बात हो रही है. या फिर हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर कितने पर्सन हैं, उसका नंबर क्या है. अगर एक है तो उसके साथ हम अलग तरह की वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और अगर वो नंबर में ज़्यादा हैं तो हम उसके साथ अलग तरह की वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. तो ये जो अग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को चेंज करती हैं. जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं ही वर्क्स इन दिस होटल. अब ही वर्क्स इन दिस होटल, तो वर्क्स आया यहाँ पर, ये हमारी वर्ब है, लेकिन क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब भी हम प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा होता है उसमें जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को जब यूज़ करेंगे, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस जो भी उस वर्ब के साथ सूटेबल होगा हम वो लगा देते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लूरल कोई सब्जेक्ट ले आए, जैसे कि ही की जगह मैं दे कर देती हूँ, तो दे यानी कि एक, मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे, तो हम दे अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया. तो अब हम जो वर्क्स लिखा हुआ था उसमें एस नहीं लगाएंगे. दे वर्क इन दिस होटल, तो यहाँ पर इसने वर्क ने अपना रूप को चेंज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से. लेकिन इसी तरीके से अगर हम इसको देखें कि ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही वर्क्स इन अ होटल, इन दिस होटल, तो अगर हम इसको पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वर्क्स का रूप चेंज हो जाएगा और ये पास्ट फॉर्म में यानी कि सेकंड फॉर्म में चला जाएगा. ही वर्कड इन दिस होटल, तब यहाँ पर इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा. तो यानी कि जो हमारी वर्ब है वो टेंस के रूल को फॉलो करती है, साथ में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो होता है उसको फॉलो करती है. तो जो भी वर्ब्स हमारी इस तरीके से रूल को फॉलो करते हुए अपने आप को लिमिट करेगी
और सेंटेंस के अंदर अपना काम करेगी, उसको हम कहेंगे कि वो फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब को पहचानने के लिए हमें सिंपली जो भी हमारे वर्ब्स हैं वो सेंटेंस में अगर अपना वर्क कर रही हैं, वो सब्जेक्ट के एग्रीमेंट के साथ जा रही हैं या फिर वो टेंस के हिसाब से जा रही हैं, तो हम उन सभी को फाइनाइट वर्ब मान लेंगे, चाहे वो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो हमारी मेन वर्ब हो। तो इनके ऊपर हमारे हमेशा टेंसेस के रूल लगते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा कि ये हमारी कोई भी इसका ना तो सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट होगा, ना ही ये टेंसेस के रूल्स को मानेगी, ना ये नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगी, यानी कि ये बिल्कुल ही एक अलग तरीके से यूज़ की जाती हैं। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं तो इनका काम जो होता है कि वर्ब जो आएगी हमारी, ये अपना ना तो रूप चेंज करेगी किसी भी वजह से, और ना ही ये अपना प्रॉपर वर्ब वाला काम करेगी, यानी कि ये वर्ब होगी लेकिन पार्टली वर्ब होगी, बाकी इसका वर्क जो होगा वो अदर थिंग्स के तरीके से होगा। तो इसको अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं तो हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो हमारी होती हैं 3 तरह की। सबसे पहले होती है इन्फिनेटिव, सेकंड होती है हमारी जेरेंट्स, और नंबर 3 होती है पार्टिसिपल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फिनेटिव की। तो जो हमारी इन्फिनेटिव वर्ब होती है वो हमारी होती है जहाँ भी किसी सेंटेंस के अंदर हम टू और उसके जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं, तो उसमें हमें मान लेना है कि ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि जब भी हम किसी सेंटेंस में टू के बाद वर्ब लगाते हैं तो हम उसकी फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये भी एक इंग्लिश का रूल होता है कि टू के साथ वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ हम कोई और फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। तो ये टेंस का रूल नहीं है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश का रूल है और वर्ब जो है यहाँ पर अपना रूप नहीं बदलेगी, भले ही उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट में कितने भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो या फिर वो कोई भी टेंस हो, तो ये उसके हिसाब से चेंज नहीं होगी। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। द चाइल्ड लाइक्स टू प्ले। अब बच्चा खेलना पसंद करता है, द चाइल्ड लाइक्स टू प्ले। तो यहाँ पर हमारी एक तो सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब आ गई, एक हो गई लाइक्स और दूसरा हो गया टू प्ले। अब मान लीजिए कि मैं इसका टेंस चेंज कर देती हूँ, तो द चाइल्ड लाइक्ड टू प्ले, तो टू प्ले नहीं बदला, टेंस बदल गया। चाइल्ड की जगह में मान लीजिए मैं कर देती हूँ द चिल्ड्रन, नंबर भी बदल गया। द चिल्ड्रन लाइक्ड टू प्ले, यहाँ पे पास्ट टेंस में नंबर भी हमने चेंज कर दिया लेकिन टू प्ले नहीं बदला, तो यहाँ पर ये हमारे टेंस के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको हम इन्फिनेटिव कहेंगे। तो जब ये इन्फिनेटिव होते हैं ये पार्शली जो है वर्ब रहते हैं, क्योंकि प्ले जो है वो एक वर्ब है, लेकिन यहाँ सेंटेंस के अंदर वो काम कर रहा है नाउन का। तो जब भी हमारी वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी किसी सेंटेंस के अंदर और वो नाउन की तरह से वर्क कर रही होगी, तो हम उसको कहेंगे कि वो इन्फिनेटिव है। इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है वी प्लान टू टेक अ हॉलीडे। अब यहाँ पे प्लान्ड जो आया है ये हमारी मेन वर्ब है, लेकिन इसके जस्ट बाद में हम देख रहे हैं कि टू और टेक है, तो ये हमारे इन्फिनेटिव हुए। आई टोल्ड हिम टू कॉल द पुलिस, तो यहाँ पे जो टू कॉल आया ये हमारा इन्फिनेटिव है। वी ऑल वांटेड टू हैव मोर इंग्लिश क्लासेस। टू हैव हमारी वर्ब है लेकिन यहाँ पर टू के साथ आई है, तो इसलिए इसको भी हम इन्फिनेटिव कहेंगे। तो यानी कि सेंटेंस के अंदर जहाँ भी हमें दिखेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहाँ पर हम लगा देंगे कि ये इन्फिनेटिव है। उसके बाद बात कर लेते हैं जेरेंट्स की। अब जो ये जेरेंट्स होते हैं इनका मेन काम होता है, वैसे तो ये भी वर्ब है लेकिन इनकी पहचान क्या होती है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ होगा, तो ये सेंटेंस के अंदर नाउन की तरह से काम कर रहे होंगे।
यानी कि वर्ब होते हुए भी ये काम करते रहेंगे नाउन का। अब ऐसे तो हमने देखा था कि इन्फिनेटिव भी नाउन का काम कर रहा है और यहाँ जेरेंड भी नाउन का काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पर था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें को देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब स्विमिंग जो है, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्विमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो स्विमिंग वर्ड जो होता है, वैसे स्विम जो होता है ये एक वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ आईएनजी लग गया है और हम सब्जेक्ट के तौर पर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर वर्ब ना होते हुए भी ये हमारा नाउन का काम कर रहा है। मतलब वर्ब तो है लेकिन वो नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको जेरेंड मान रहे हैं। सेंटेंस के अंदर अब जो वर्ब का काम कर रहा है वो है इज़, ठीक है, वो उसका होना बता रहा है कि स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका और एग्जांपल देखते हैं। द बैलरीना टॉट अस डांसिंग। बैलरीना ने क्या किया? उसने हमें डांस सिखाया। तो क्या सिखाया? उस क्रिया का हम जो नाम ले रहे हैं एज ए नाउन, हम डांसिंग को ले रहे हैं। तो द बैलरीना टॉट अस डांसिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा और काम करेगा नाउन का, वर्ब का नहीं। तो उनको हम कहेंगे कि ये जेरेंड्स है। जैसे कि और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। शी इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। अब यहाँ पर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग जो है फ्लाई करना, वैसे तो ये वर्ब होता है फ्लाई, लेकिन यहाँ पर फ्लाइंग हो गया है और ये नाउन का काम कर रहा है कि उड़ने की क्रिया के लिए इसको यूज़ किया गया है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये एक जेरेंड है। जैसे गार्डनिंग इज़ माई हॉबी, गार्डनिंग करना मेरी हॉबी है। तो यहाँ पर गार्डनिंग जो है ये जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए नाउन का काम कर रहा है, नाम बता रहा है उस क्रिया का जो हमें पसंद है। तो जहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी लगा होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये जेरेंड है। मतलब वो नाउन का काम करता हुआ हमें मिलेगा सेंटेंस में, वर्ब का नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल जो होते हैं, पार्टिसिपल हमारी जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, हम पढ़ते हैं अपने टेंसेस के हिसाब से। तो जब हम वर्ब की कंटिन्यूअस में जो हम फॉर्म लगाते हैं आईएनजी वाली, तो जितनी भी आईएनजी वाली फॉर्म हमारी वर्ब की होती हैं उन सभी को भी हम पार्टिसिपल कहते हैं, यानी कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती हैं। और जब भी हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म की तो उसका असली नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। हम ऐसे जनरली बोल देते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो जो थर्ड फॉर्म हम बेसिकली कंसीडर करते हैं उसको नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे पार्टिसिपल वर्ड जो है वहीं से ये हमारा नॉन फाइनाइट का थर्ड जो हमारा टाइप आया है वहीं से आया है। तो ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं ये जब टेंसेस के अकॉर्डिंग पे आते हैं ना तब भी अपना रूप चेंज नहीं करते हैं, लेकिन हम इसको तब नॉन फाइनाइट नहीं मानते, तब हम इसको फाइनाइट ही मानते हैं। लेकिन अगर ये टेंसेस के रूल्स के अलग किसी सेंटेंस के अंदर आते हैं तब हम देखते हैं कि ये अगर किसी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं या फिर किसी एडवर्ब का काम कर रहे हैं, यानी अपना काम वर्ब वाला काम नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी एडजेक्टिव की तरह से यूज़ किए गए हैं या फिर किसी एडवर्ब की तरह से यूज़ किए गए हैं, तब हम इसको कहते हैं कि ये नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे सेंटेंस में बात हो रही है किसी विंडो की और हम उसे कह रहे हैं द ब्रोकन विंडो। तो जो ये वर्ड आया ब्रोकन, ये ब्रेक की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ब्रोकन, लेकिन ब्रोकन विंडो पेन हम अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्रोकन वर्ड जो है वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है। टूटा हुआ खिड़की का कांच, उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे खिड़की की क्या विशेषता है, खिड़की के कांच की क्या विशेषता है कि वो टूटा हुआ है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे कि लाफिंग चिल्ड्रन, हंसते हुए बच्चे, तो बच्चों की क्या विशेषता बताई गई, वो वाले बच्चे जो कि हंस रहे हैं। तो हंसते हुए बच्चे, यहाँ पर लाफिंग आईएनजी जो लगा ये हमारा यहाँ पर पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब हमें जेरेंड और पार्टिसिपल के बीच में कैसे पता चलेगा कि जेरेंड में जब आईएनजी वाला हमारा फॉर्म होगी तो वो किसी नाउन की तरह से काम कर रही होगी, लेकिन जब हम
बात करते हैं पार्टिसिपल की, तो इसके अंदर वो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का काम कर रहा होगा। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि उनका काम क्या है। तो हमें जब भी ऐसे देखना है तो हमें अपने सेंटेंस में क्वेश्चन करना है कि ये नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। तो हम उसके हिसाब से इनको पहचान सकते हैं कि ये कौन से वाले उसमें काइंड में जाएगा, जेरेंड में जाएगा कि पार्टिसिपल में जाएगा। इसको और एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल हो सकता है, दे वर फाइंडिंग द हिडन ट्रेजर। अब यहाँ पर हिडन जो वर्ड आया ये हमारा वैसे तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का, कि हिडन ट्रेजर के बारे में बात हो रही है। उसके बाद है एवरीवन लाइक्स अ स्माइलिंग बेबी। हर कोई स्माइलिंग बेबी को पसंद करता है। तो स्माइलिंग बेबी, यहाँ पे स्माइल का स्माइलिंग हुआ, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द लोस्ट चाइल्ड वाज सेंट होम। यहाँ पे लोस्ट बोला गया, तो ये हमारा थर्ड फॉर्म हुआ और ये काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि किस तरीके कौन सा फॉर्म हमारा कहाँ जाएगा। जब भी हमें 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो हम उसे कहेंगे कि ये इन्फिनेटिव है। जब भी हमें आईएनजी वाली फॉर्म मिलेगी किसी सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करते हुए, तो हम कहेंगे कि वो जेरेंट है। और जब भी हमें कोई आईएनजी वाली फॉर्म मिलेगी किसी सेंटेंस के अंदर या फिर थर्ड फॉर्म मिलेगी लेकिन वो काम कर रहे होंगे एडजेक्टिव का, तब हम उसको कहेंगे कि ये नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल है। तो इस तरीके से हम इनको पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर किस रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो है इसको हम यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि फाइनाइट में हमेशा हमें टेंसेस के रूल्स देखने के लिए मिलेंगे वर्ब के साथ, लेकिन नॉन फाइनाइट में ये किसी भी बाउंडेशन में नहीं रहते हैं। ये अपने अलग ही जो इनका असली काम है, यानी कि वर्ब होते हुए इनको एक्शन दिखाना है या फिर कुछ स्टेट ऑफ बीइंग दिखानी है, लेकिन ये वो नहीं दिखाते बल्कि उसकी जगह पर या तो नाउन की तरह से काम करते हैं या तो फिर एडजेक्टिव की तरह से काम करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये फ़र्क समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसी तरह से हम आगे भी नॉलेजेबल जो हमारी वीडियोस हैं उसमें नए नए टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।